नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के अंदर दो ऐसे थ्योरम जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। और अगर हमारे चैनल रावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर देना है और वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम दो थ्योरम पढ़ेंगे जो है बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। यानी पहले हमें थेल्स प्रमेय पढ़नी है और फिर थेल्स प्रमेय के जो अंदर जो बात है उसका हमें ऑपोजिट भी प्रूव करना है। तो ये दोनों प्रमेय हैं अपने जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन दोनों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। पहले हम पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। और इसका अन्य नाम है थेल्स प्रमेय, जिसका कथन ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे जो उसकी शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वह जो समांतर रेखा हमने खींची है वो शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह हमें सिद्ध करना है। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी और वहां पर बीसी के समांतर एक रेखा खींची है डी ई। बीसी के समांतर क्या रेखा खींची है? डी ई। अब इतना तो हमें सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद में हमने जो ये रेड लाइन खींची है ये हमने इस ट्राइंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन किया है, रचना की है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं कि अपने पास दिया हुआ क्या है। दिया हुआ अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, जिसके अंदर बीसी और डीई क्या है? समांतर है। बीसी समांतर क्या है? डीई। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, यानी जो कथन है उसके अंदर ये बात हमें कही हुई है। उसके बाद में हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि हमने ये जो समांतर रेखा खींची है डीई, ये इसकी त्रिभुज की जो दो भुजा हैं ए बी और ए सी, उसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ पर दो टुकड़े होते हैं ए डी और डी बी, तो इसका अनुपात लिख सकते हैं। और यहाँ पर दो टुकड़े होते हैं ए ई और ई सी, इसका अनुपात लिख सकते हैं। तो ये दोनों अनुपात हैं वो आपस में बराबर आएंगे, यानी ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर। ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये आपस में क्या आने वाला है? बराबर आने वाला है। ये हमें सिद्ध करना है। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन की है, रचना की है, जिसको हमने रेड लाइन से दर्शाया है। रचना के अंदर हमने क्या किया है? डी और सी को ज्वाइंट कर दिया है, बी और ई को ज्वाइंट कर दिया है। और देखना, ई से हमने ये एक बिंदु बनाया है एन, यहाँ पर ये लंब है, मतलब 90 का कोण बनता है। और डी से भी हमने एक लाइन खींची है डी एम, जो एम पर कोण बनता है वो 90 डिग्री का है, मतलब एम पर समकोण का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर रचना के अंदर क्या लिख सकते हैं? डी सी व बीई को मिला दिया, डी सी का निर्माण किया और बीई का निर्माण किया, यानी लिख सकते हैं डी व सी को मिलाया है हमने, डी व सी तथा बी व ई को मिलाया। और साथ में क्या रचना की है कि जो ई एन है वो ए डी पर लंब खींचा है और डी एम है वो ए ई पर लंब खींचा है। तो लिख सकते हैं ई एन लंब ए डी तथा डी एम लंब ए ई का निर्माण किया या फिर रचना की। ये हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की है। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखना, हमें प्रूव करने के लिए ए डी भुजा चाहिए और डी बी भुजा चाहिए। तो हमें ए डी भुजा वाला ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा इसके अंदर से।
इसके अंदर एडी भुजा वाला ट्राइंगल अपने पास कौन सा है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो पूरी ट्राइंगल पर ही बेस है। तो यहाँ पर हम इसकी उत्पत्ति लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अपने एडी भुजा लानी है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है इसके अंदर जिसके अंदर एडी भुजा आ रही है, वो ट्राइंगल है अपने पास ADE। तो इस ट्राइंगल का हम एरिया लिख सकते हैं। एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार यहाँ पर कहलाएगा AD और ऊंचाई इसके अंदर किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है। तो अगर E से हम लंब खींचे EN, तो ये अपने पास इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये अपने पास कितना आएगा, 1/2 इंटू आधार कितना हो जाएगा AD और ऊंचाई E से खींचा गया लंब, ये हो जाएगा EN। देखना साथ में हमें और कौन सी भुजा चाहिए, DB, और वो हमें AD के बटे में चाहिए। तो AD वाला जो हमने एरिया लिया है, AD वाला एरिया हमने लिया ट्राइंगल ADE का, तो इसके बटे में हमें DB वाले किसी ट्राइंगल का एरिया लिखना पड़ेगा। तो DB भुजा किसके अंदर आ रही है, DB भुजा हमारे पास एक ट्राइंगल है DBE, इसके अंदर आ रही है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DB लिखते हैं। इसके बटे में किसका एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ये हो जाएगा अपने पास 1/2। आधार लिखना है, आधार यहाँ से हमने लिखा DB, और इसकी ऊंचाई देखना, जो DBE ये ट्राइंगल है, इसके किसी शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है, तो B से तो लंब खींचा जाएगा नहीं, D से रेखा जा रही है लेकिन ये लंब नहीं है। यहाँ से E से एक लंब खींचा है हमने EN। देखना इस ट्राइंगल के अंदर ये नहीं है लेकिन ट्राइंगल के बाहर भी बन रहा है, लेकिन फिर भी इसकी ऊंचाई है। जरूरी नहीं कि हमेशा ऊंचाई ट्राइंगल के अंदर हो, वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। तो इसके बाहर अपने पास ऊंचाई क्या आ रही है, EN। तो ये इस ट्राइंगल DBE की ऊंचाई है, हो जाएगी EN। देखते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है, EN से EN भी कैंसिल हो जाता है। अपने पास केवल क्या बचता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर में AD बटे DB। ये अपने पास आई इक्वेशन नंबर 1। देखना हमने AD और DB का अनुपात निकाल दिया है। अब हमें AE का भी अनुपात लिखना है और EC का भी अनुपात लिखना है। अब AE कौन सा ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो देखते हैं। तो AE भी त्रिभुज ADE के अंदर ही आ रहा है, तो यहाँ से वापस हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखना पड़ेगा। हो जाएगा अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये हो जाएगा 1/2। अब की बार इसके लिए आधार क्या लिखेंगे, AE, आधार हो जाएगा AE, और ऊंचाई इसके अंदर एक शीर्ष है D जहाँ से लंब खींचा गया है DM। ये अपने पास क्या है, लंब है, और ये EN भी क्या है, लंब है। तो ये यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM, ऊंचाई हमने लिखी DM। अब हमें AE के बटे में क्या चाहिए, EC वाला भाग चाहिए। तो EC अपने कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम ट्राइंगल देखते हैं यहाँ पर CED। इस ट्राइंगल के अपने क्या आ रहा है, EC। तो यहाँ पर हम दूसरा ट्राइंगल इसके साथ में जो बटा में लेंगे वो अपने पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, और इसका एरिया हो जाएगा 1/2। आधार इसके लिए हम लिख सकते हैं EC, और ऊंचाई देखना यहाँ पर भी इस ट्राइंगल के अंदर कहीं पर भी लंब खींचा हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो शीर्ष है D, वहाँ से एक हमने लंब खींचा है DM। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM। जो अपने पास ट्राइंगल है CED, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM। देखना वापस 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल। अपने पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ये अपने पास आया AE बटे में EC। ये इक्वेशन नंबर 2। देखना यहाँ पर हमने AD और DB का अनुपात निकाला है, और यहाँ पर AE और EC का। लेकिन आगे जो हमने ट्राइंगल लिए हैं वो ऊपर वाले ट्राइंगल तो दोनों बराबर हैं, ADE है,
लेकिन नीचे वाला ट्राइंगल है, एक के अंदर है BDE और एक के अंदर है CED। जब दोनों ट्राइंगल को हम देखते हैं तो एक ट्राइंगल तो है अपने पास ये वाला, और एक ट्राइंगल है अपने पास CED, ये वाला। जब इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो देखना दोनों ट्राइंगल है वो DE और BC के मध्य में बन रहे हैं, और DE और BC दोनों क्या है, समांतर रेखा है। जब भी दो समांतर रेखा होती हैं उनके बीच में कोई ट्राइंगल बनते हैं, उनके बीच में क्या बनते हैं, ट्राइंगल, यानी एक ही आधार है इनका। इसके लिए भी DE आधार हो सकता है और इसके लिए भी DE आधार हो सकता है। मतलब एक ही आधार पर अगर दो ट्राइंगल बने हुए हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है अपने पास DBE और CED, इनके दोनों के एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों एक ही प्रकार की समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं। और इनके लिए अगर आधार लिखें तो आधार हम DE लिख सकते हैं। दोनों के लिए आधार क्या रहेगा, समान ही तो रहेगा। वैसे हमने आधार यहाँ पर क्या लिया है, एक तो ये लिया है और एक ये लिया है, लेकिन चाहते तो दोनों को DE पर भी बना सकते थे। दोनों के लिए आधार क्या लिख सकते थे, DE। यदि दोनों त्रिभुजों के आधार समान हैं और ऊंचाई दोनों क्या है, ये बराबर आ रही है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के जो एरिया होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। कारण क्या लिखेंगे, एक ही आधार पर बने हुए हैं, मतलब एक ही आधार क्या है, DE। तो लिख सकते हैं एक ही आधार DE पर बने हैं। एक ही आधार DE पे बने हैं, तो इन दोनों के जो एरिया होंगे, जो क्षेत्रफल होंगे, वो दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से अपने पास क्या आता है, समीकरण 1, 2, 3 से क्या लिख सकते हैं। समीकरण 1 है अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, और वहाँ पर हमने अनुपात लिखा है AD बटे DB। देखना हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE लिखा है और DBE को हमने किसके इक्वल लिखा है, CED के, यानी इस DBE को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, CED लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD तो एज इट इज़ रख रहे हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DB है उसको हटा दिया और उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, CED। जैसे ही हमने DBE को हटाया और CED लिखा तो यहाँ पर अपने पास ये वाला भाग मिल जाता है, समीकरण 2 आ जाता है, जहाँ पर हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, जो किसके बराबर आता है, AE बटे EC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चारों भाग आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी ये AD बटे DB और AE बटे EC ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अपने पास आ जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC, जो कि हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव, ये अपने पास BPT थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाती है। क्या करना है, हमें AD भुजा और DB भुजा का अनुपात चाहिए, तो AD भुजा वाला ट्राइंगल चूज किया, उसका एरिया निकाल दिया, और बटे में DB वाला भाग चाहिए तो DB वाली भुजा वाला हमने ट्राइंगल चूज किया और उसका एरिया निकाला। फिर AE वाली भुजा चाहिए थी तो AE भुजा वाला ट्राइंगल चुना, वो भी AD था, और EC भुजा चाहिए थी तो EC भुजा वाला ट्राइंगल चुना, और दोनों के एरिया क्या कर दिया, आपस में डिवाइडेशन में रखे। वहाँ पर अपने पास जो अनुपात मिला वो अपने पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर AD बटे DB, और एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल CED बराबर आया AE बटे EC।
फर्क केवल अपने पास ट्राइंगल डीबीई और सीईडी के एरिया का था। तो ये हमने देखा तो दोनों एक ही आधार पर बन रहे थे, डीई पर। तो हमने कहा कि एक ही आधार पर जब दो ट्राइंगल बनते हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, तो वहाँ पर जो एरिया होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमने जो डीबीई और सीईडी ट्राइंगल थे उनके एरिया को आपस में क्या रखा, बराबर। यहाँ पर हमने डीबी को हटाकर सीईडी रखा, तो अपने पास एई बटे ईसी वाला भाग आ गया। चारों वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और यही हमें बीपीटी के अंदर सॉल्व करना था। तो ये अपने पास बीपीटी थ्योरम हल हो जाती है। अगला हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी हल करना है, जिसके अंदर कहा जाता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। पिछली बार कहा गया था कि अगर समांतर रेखा है तो वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब की बार कहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है, हमें बताना है कि वो समांतर है। ट्राइंगल बनाते हैं इसके लिए भी। ए बी सी, ये अपने पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर कहा कि एक रेखा है, और वो रेखा है अपने पास डी ई। रेखा क्या है, डी ई, जो कि हमने समांतर खींची है ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन एक बार के लिए ऐसा मानना है कि ये समांतर नहीं है। हल करके इसको लाना समांतर है, लेकिन फिलहाल हम इसको समांतर नहीं कहेंगे, ये असमांतर है। ये रेखा कैसी है, असमांतर है। हम यहाँ पर अपनी इच्छा से एक और रेखा खींचते हैं जिसको समांतर मानते हैं। यहाँ पर हम एक और रेखा खींचते हैं डी एफ। ये वाली रेखा हमने कहा कि कैसी है, समांतर है। ये डी ही है, ये समांतर नहीं है। समांतर रेखा हम कौन सी खींच रहे हैं, डी एफ। ये हमने रचना की है। लिखेंगे, दिया हुआ क्या है अपने पास, अब की बार अनुपात बराबर दिया है पहले। ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर क्या बोला है कि एडी बटे में डीबी और एई बटे में ईसी, ये हमें पहले से कहा है कि बराबर है। एडी और डीबी का अनुपात और एई और ईसी का अनुपात ये आपस में क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डीई और बीसी आपस में क्या है, समांतर है। सिद्ध करना है कि डीई तथा बीसी क्या है, समांतर है। इसके अंदर हम एक रचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रचना। एक रेखा खींची हमने डीएफ, रेखा क्या खींची है, डीएफ, जो कि बीसी के समांतर है। यानी लिख सकते हैं कि डीएफ समांतर बीसी की रचना की। डीएफ है वो बीसी के समांतर हमने क्या रेखा खींची है, और रेखा कैसी है, समांतर है। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि डीएफ और बीसी आपस में क्या है, समांतर है। कि डीएफ और बीसी आपस में समांतर है। तो यहाँ से हम बीपीटी थ्योरम की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि विलोम सिद्ध करना है तो बीपीटी की सहायता तो ले ही सकते हैं, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये अगर दोनों समांतर हैं तो यहाँ से ए डी डी बी और ए एफ एफ सी ये अनुपात हम लिख सकते हैं। तो अपने पास हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ एफ सी। अगर हम इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको बोलते हैं इक्वेशन 2, तो देखना यहाँ पर ए डी बटे डी बी है वो ए ई बटे ई सी के बराबर था, और यहाँ पर ए डी बटे डी बी है वो ए एफ बटे एफ सी के बराबर है। यानी इसके एल एच एस वाला भाग दोनों में समान है, तो जो आर एच एस वाले भाग हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि जो आर एच एस वाले दोनों भाग हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे ए ई बटे ई सी
बराबर ए एफ बटे एफ सी। देखना ए ई बटे ई सी और ए एफ बटे एफ सी अपने क्या आ गया, बराबर। देखना अगर ए ई के अंदर हम ई सी वाला भाग जोड़ दें तो अपने पास ए सी आएगा कि नहीं आएगा, यानी हमें ए ई के अंदर ई सी वाला भाग जोड़ना पड़ेगा। अब ई सी वाला भाग कब जुड़ेगा, जब ये ई सी ऊपर आएगा, यानी हमें दोनों पक्षों के अंदर कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। और छेड़खानी के रूप में हम यहाँ पर प्लस का 1 दोनों भाग में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इधर भी +1 ऐड करते हैं, इधर भी +1 ऐड करते हैं। अपने पास हो जाएगा ए ई बटे ई सी +1 और इधर ए एफ बटे एफ सी प्लस में क्या आ जाएगा 1। नीचे कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा 1, इधर भी नीचे कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा 1। एलसीएम के रूप में आ जाएगा ई सी और ये हो जाएगा ए ई प्लस 1 का भाग ई सी में ई सी बार और ई सी का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा ई सी। वैसे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा एफ सी और ये हो जाएगा अपने पास ए एफ प्लस एफ सी। अब ए ई और ई सी को अगर ऐड करें, ए ई और ई सी इसको ऐड करें तो अपने पास पूरी ए सी भुजा बन जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करने पर अपने पास भुजा आ जाएगी ए सी और बटे में आ जाएगा ई सी। वैसे ए एफ और एफ सी को ऐड करें, ए एफ और एफ सी इसको ऐड करेंगे तो अपने पास बन जाएगा ए सी। यहाँ से फिर अपने पास कौन सी भुजा बनेगी, ए सी और बटे में आ जाएगा एफ सी। देखना ए सी से ए सी कट गया, अपने पास आया 1/ई बराबर 1/एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अपने पास हो जाएगा एफ सी बराबर ई सी, यानी एफ सी और ई सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और एफ सी और ई सी बराबर कब होंगे, एफ सी यानी यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर देखते हैं तो दोनों के बीच में गैप नज़र आता है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये एफ वाला बिंदु है वो खिसक कर कहाँ पर आ जाए, ई पर, या फिर ये ई वाला बिंदु खिसक कर कहाँ पर चला जाए, एफ पर। यानी ये एफ और ई दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं हैं, एक ही पॉइंट है, तभी यहाँ से एफ सी और ई सी आपस में बराबर होगा। यानी एफ तथा ई है वो अलग अलग बिंदु नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एफ व ई अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों एक ही है। अतः अपने पास क्या हो जाएगा, जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डी ई और बी सी आपस में क्या है, समानुपाती है। ये दोनों कैसी है, समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर खींची गई है। तो यहाँ पर कहेंगे अतः डी ई समांतर बी सी। ये अपने पास क्या हो गया, बीपीटी का विलोम सिद्ध हो गया। बीपीटी का विलोम यही था कि डी ई समांतर क्या आना चाहिए, बी सी, क्योंकि हमें यहाँ पर अनुपात पहले बराबर दिया हुआ है। जब अनुपात बराबर है तो हमें डी ई और बी सी को समांतर सिद्ध करना था। अब समांतर सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर एक रेखा खींची जो कहा कि समांतर है और डी ई है वो समांतर नहीं है। देखना हमने डी एफ लिखा था, डी एफ है वो बी सी के समांतर माना था, फिर वहाँ से हमने अनुपात लिखा तो अपने पास आया था ए डी बटे डी बी और ए एफ बटे एफ सी। और ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी पहले से हमारे पास दिया हुआ था। एल एच एस दोनों में बराबर थे, मतलब आर एच एस भी बराबर होंगे, तो आर एच एस वाले भाग हमने बराबर कर दिए। अब बराबर किया तो हमने दोनों के अंदर +1 ऐड किया तो अपने पास ऊपर भुजा जो बनी वो बनी ए सी। ए सी से ए सी हमने काट दिया है तो अपने पास बचा 1/ई और 1/एफ सी। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं एफ सी बराबर ई सी। अब ये दोनों भाग बराबर कब होंगे, जब एफ और ई अलग अलग स्थान पर नहीं होकर एक ही स्थान पर होंगे। यानी दोनों बिंदु है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। यानी डी ई है वो बी सी के समांतर है। ये जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। हमने क्या कहा था, डी एफ है वो बी सी के समांतर है। अब ये एफ और ई अलग अलग नहीं है, ई और एफ एक ही है,
यानी एफ को हम यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ से ये वाली रेखा है इसको यहाँ से यहाँ पर लाया जा सकता है, क्योंकि एफ और ई दोनों एक ही है। तो जैसे ये एफ वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा तो पहले डी एफ समांतर बी सी था, जैसे ये एफ वाला बिंदु यहाँ पर आएगा तो ये रेखा हो जाएगी डी ई समांतर बी सी। तो पहले अपने पास क्या था, पहले अपने पास यहाँ पर था डी एफ समांतर बी सी, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा डी ई समांतर बी सी में, क्योंकि एफ और ई अलग अलग पॉइंट नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर अपने पास बीपीटी का कन्वर्स है वो भी सिद्ध हो जाता है। हमें आशा है कि आपको ये दो थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, तो इनको अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम में इनको अच्छे से हल करके आना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। तो आपको अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।